Stulika. I'm a professional BHU student and प्लेटफॉर्म पे आपको बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री सारे लेक्चर अवेलेबल होंगे। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है लेकिन धीरे धीरे सारे लेक्चर हर एक चैप्टर यहाँ पे अवेलेबल होंगे। अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूडेड होंगी, ठीक है ना। मेरा ऑनर्स केमिस्ट्री है, इसकी वजह से केमिस्ट्री में तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और बायोलॉजी आप एक बार पढ़ोगे तो आपको कोई भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं हैं जो आपको फंसेंगे, ठीक है ना। तो पहले मैं एक बायोलॉजी स्टार्ट करती हूँ। बायोलॉजी का फोटोसिंथेसिस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं इसमें डिस्कस करूँगी। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम जीतते हैं, हारते हैं, जीतते हैं या हारते हैं, लेकिन हार नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, क्योंकि हम बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है ना। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं, तो हार नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। अगर हम बात करें तो एक बहुत प्यारा मैंने एक थॉट पढ़ा था, एक लाइन पढ़ी थी, हमें फिक्र नहीं है मंजिल की, हमें तो चस्का है दौड़ने का। By this beautiful thought, I'm starting my lecture. Photosynthesis. We are generally know that photosynthesis means synthesis of food in the presence of light. Photo means होता है light और synthesis मतलब होता है कि synthesis करना किसी भी food का। तो फोटोसिंथेसिस लाइट के प्रेजेंस में जब हम क्या ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। लेकिन होता क्या है कि जैसे यहाँ पे तो हम ऐसे अगर जनरली बात करें तो फोटोसिंथेसिस क्लास 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th हम लोग सब में ही लगभग छोटे बच्चे भी जानते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होती है। तो हम लोग अब तो हमारा लेवल बढ़ गया ना, हम 11th 12th ये इसमें पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस। तो पूरा एक बोलते हैं ना बेसिक जो होती है ये तो सबको पता होता है, लेकिन होता क्या क्या है इसमें, हम C3 साइकिल, C2 साइकिल, C4 साइकिल, आप लोग बहुत शॉक्ड हो रहे होंगे ये सब चीज़ें क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और इसके बाद से आपको NCERT अगर बहुत मन हुआ तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो ये सारा कुछ इंक्लूड होगा ये लेक्चर। आप कहीं भी क्वेश्चन कोई भी लगाओगे तो अगर NCERT से है तो वो सारे क्वेश्चन आपके फंसेंगे नहीं, वो सारे क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। इट्स माई क्लियर इन्फॉर्मेशन फॉर यू। तो ये चीज़ तो क्लियर हुई फोटोसिंथेसिस क्या होती है। नेक्स्ट अब कुछ NCERT में इक्वेशन दिए हुए हैं, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में इंक्लूड करेंगे। सारे NCERT के हर एक पॉइंट आपको क्लियर होंगे। और NCERT से ही ऐसा नहीं है कि सिर्फ NCERT के आपको पॉइंट, साथ साथ आपको क्वेश्चन कैसे निकालने हैं, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें आप जब ये लेक्चर कंप्लीट कर लोगे ना तो सारे क्वेश्चन आपसे बहुत ईजिली निकलने लगेंगे, ठीक है ना। बहुत मज़ा आएगा, पूरा चैप्टर पूरे एंड तक ज़रूर पढ़ना, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इक्वेशन की, तो अगर किसी ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ होती है तो वो होती है CO2, ठीक है ना। CO2 डायरेक्ट चेंज होती है C6H12O6 में H2O के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है ना। ये तो जनरल सा इक्वेशन है, ये हम क्लास 6 7 से ही पढ़ने लगते हैं कि CO2 प्लस H2O कंबाइंड होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट एंड द प्रेजेंस ऑफ एन H2O C6H12O6 में, और O2 रिलीज होती है, ठीक है। तो ये जनरल इक्वेशन। अब होता क्या है कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, तो CO2 रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, CO2 रिक्वायरमेंट है, प्लस H2O रिक्वायरमेंट है, प्लस सनलाइट रिक्वायरमेंट है, प्लस क्लोरोफिल रिक्वायरमेंट है, प्लस सनलाइट रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब हम तो जान रहे, ठीक है, लेकिन अगर स्टार्टिंग अगर बोलते हैं कि सबसे स्टार्टिंग में हमको कैसे पता चल रहा है कि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक है, कोई कह दिया, मान लिया, लेकिन क्या होता है कि साइंस जो होती है ना वो हमेशा प्रूफ मांगती है। तो प्रूफ क्या है भाई साहब कि ये चीज़ सच में अवेलेबल और सच में इसेंशियल है या नहीं है किसी भी फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक है ना। तो जब प्रूवमेंट साइंस मांग रही है तो जब हम NCERT पढ़ेंगे तो क्या होता है कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं और वो एक्सपेरिमेंट में सारे प्रूफ किए गए हैं कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मीन्स CO2 इंपॉर्टेंट है, सनलाइट इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है। वो सारे एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। तो वो सारे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट डू वी नो, क्या क्या हम जानते हैं, ठीक है ना। कैसे हम जानते हैं कि क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है, कैसे हम जानते हैं कि CO2 इंपॉर्टेंट है, कैसे हम जानते हैं कि सनलाइट इंपॉर्टेंट है किसी भी फोटोसिंथेसिस करने के दौरान, ठीक है। तो
एनसीईआरटी में सब कुछ एकदम कंबाइन करके दिया हुआ है, कोई ऐसा नहीं है कि जैसे हम बता रहे हैं पैरा पैरा, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक ही साथ दिया हुआ है। हम लेकिन बहुत क्लियर करने के लिए हम अलग अलग बताते हैं। फिर एनसीईआरटी अब लाइन पढ़ोगे तो एकदम क्लियर होगा, ठीक है ना। और साथ में हम एनसीईआरटी भी पढ़ देंगे भाई साहब, आपको कुछ नहीं करना है, बस लेक्चर सुनना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आता है कि वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। ओके, तो वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में होता क्या है कि जब हम लीफ ले लिए, मान लीजिए कि हम लीफ ले लिए, मान लीजिए ये लीफ है, इसमें क्या करेंगे कि छोटा छोटा वेरीगेशन कर देंगे। ये छोटे छोटे इसमें देख रहे हैं कि इस लीफ में वेरीगेशन हुआ है, ठीक है। अब वेरीगेशन हुआ है तो होता क्या है कि जहाँ ग्रीन पार्ट है वहाँ पे तो फोटोसिंथेसिस होगी, ओके। जहाँ ग्रीन पार्ट है वहाँ फोटोसिंथेसिस होगी, लेकिन जहाँ वेरीगेशन है वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। तो वेरीगेशन है तो मतलब ग्रीन पार्ट किसी भी लीफ में क्यों आते हैं? क्लोरोफिल की वजह से, ओके। तो क्लोरोफिल की वजह से जब मतलब ग्रीन पार्ट आ रहे हैं और वहीं पे क्या हो रहा है, सिर्फ फोटोसिंथेसिस हो रही है, और जहाँ वेरीगेशन है वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। ये प्रूफ करता है कि क्लोरोफिल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जहाँ वेरीगेशन है वहाँ क्लोरोफिल नहीं है, वहाँ फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो रही है, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि क्लोरोफिल क्या होती है, इसेंशियल है। ओके, आई थिंक क्लियर, इट्स क्लियर ना। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में अगर हम बात करें, ठीक है ना, हाफ कवर लीफ। इसमें क्या होता है कि जैसे ये लीफ है, मान लीजिए इसको हम क्या करेंगे कि आधा पार्ट इसका कवर कर देंगे, ठीक है ना। वो परजामेंट पेपर हो सकता है, वो डिफरेंट मतलब तरीके का हो सकता है कि इसको हम पहले लीफ को कवर कर दिए, मान लीजिए ये लीफ है, इसमें हाफ हम कवर कर दिए। हाफ जब हम इसका कवर कर दिए तो होगा क्या कि अब जब सनलाइट पड़ेगी, ठीक है, तो ये वाले पार्ट पे सनलाइट पड़ेगी, लेकिन जो कवर वाला पार्ट है उस पर सनलाइट नहीं पड़ रही है। इट्स क्लियर। तो होगा क्या कि जो कवर वाला पार्ट है यहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ी और यहाँ फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो रही है, लेकिन जो खुला हुआ है, जो कोई कवर नहीं है, वहाँ फोटोसिंथेसिस हो रही है और वहाँ कोई कवर भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि सनलाइट जो है सिर्फ वही पार्ट पे फोटोसिंथेसिस कराती है जहाँ पे क्या हो, कवर ना हो लीफ के। और सनलाइट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सनलाइट नहीं पड़ रही है और यहाँ फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, सनलाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बताएं, यहाँ पे क्या है, इस वाले पार्ट में कोई सनलाइट नहीं पड़ रही है और साथ साथ सनलाइट नहीं पड़ रही है और साथ साथ में फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो रही है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि सनलाइट बहुत इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के दौरान। ओके, तो हमारा 2 एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ, ठीक है। तीसरा एक्सपेरिमेंट आता है हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें क्या करते हैं कि पहले क्या करते हैं कि एक जार ले लेंगे, ओके। ये जार में हम क्या करते हैं कि क्यूएच ले लेते हैं, ओके। इस जार में क्यूएच ले लेते हैं और इसमें हम क्या करते हैं कि हम लीफ को, ठीक है ना, डीप्ड कर देते हैं। मान लीजिए ये लीफ है, इसको हम क्या करेंगे कि इसको इसमें हम डीप्ड कर दे रहे हैं। जो लीफ का पार्ट इसमें डीप्ड है, मान लीजिए ये वाला पार्ट डीप्ड है, ओके। तो ये वाले पार्ट में क्या करेगा, ये केवेज सोल्यूशन जो है, केवेज सोल्यूशन, ये क्या करेगा, इसके CO2 को पूरा तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब CO2 एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो, और जिस पार्ट में क्या है CO2, मतलब यहाँ अवेलेबल है CO2 और यहाँ अवेलेबल नहीं है CO2, तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे जब सनलाइट पड़ रही है और तो यहाँ क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, लेकिन जहाँ एब्जॉर्ब हो गया है CO2 वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, ओके। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि CO2 भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर CO2 नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ CO2 नहीं प्रेजेंट है, जो डीप्ड वाला पार्ट है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ओके। 3 एक्सपेरिमेंट बताए। सबसे पहला क्या बताए, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। दूसरा क्या बताए, दूसरा हाफ कवर लीफ बताए कि कवर कर दे रहे हैं तो वहाँ सनलाइट नहीं पड़ रही है, इसकी वजह से सनलाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या बताएं कि जिस जार में हम केवेज ले रहे हैं उसमें लीफ को डिप्ड कर रहे हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है कि हाफ कवर लीफ, अरे लीफ पे क्या हो रहा है कि जिस पार्ट का केवेज, जिस लीफ का पार्ट डिप्ड हुआ रह रहा है उसका केवेज क्या कर रहा है, उसमें से केवेज CO2 को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। ये बताता है कि CO2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो जब भी आप पूरा पढ़ो ना फोटोसिंथेसिस या फिर कोई भी चैप्टर, तो होता क्या है कि फर्स्ट टाइम में जैसे हम बता रहे हैं या फिर आप खुद से पढ़ रहे हो तो 2 घंटे 2.5 घंटे, बहुत बड़ा चैप्टर है तो लग जाते हैं।
ठीक है। तो आप ऐसे याद करो कि आप, होता क्या है कि जब हम पूरे चैप्टर पढ़ लेते हैं तो ये होता है कि हाँ ठीक है क्लियर है, लेकिन जब हम क्वेश्चन लगा रहे हैं तो अरे ये भूल गए वो भूल गए। तो होता क्या है कि जब आप पढ़ रहे हो ना तो उसी समय आप ये माइंड में रखो कि हाँ मैंने पहले क्या पढ़ा, पहले मैंने इक्वेशन पढ़ा, फिर उसके बाद से मैंने 3 एक्सपेरिमेंट पढ़े, और 3 एक्सपेरिमेंट में सबसे पहला वेरीगेटेड लीफ था, दूसरा कवर लीफ था, तीसरा केवेज वाला था। तो इस तरीके से आप एक सीक्वेंस बना के अपने माइंड में क्या कर लो, एक चार्ट बना लो, ठीक है ना। हाँ इसके बाद मैंने ये पढ़ा, आप पूरा उसमें पूरा डिटेल ना करो लेकिन एक चार्ट बना लो, तो ताकि क्या हो कि जब आप एंड अप करो फुल चैप्टर को ना तो होगा क्या कि आपको वो मैक्सिमम, आप जब नेक्स्ट टाइम रिवाइज करोगे ना तो मैक्सिमम आपको हाफ एन आवर पे बहुत बड़ा चैप्टर रहेगा तो लग जाएगा, और हाफ एन आवर में आपका पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। ओके, तो बहुत स्मार्टली आप क्या कर सकते हो, पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ये सारी चीज़ें, ये सारे एक्सपेरिमेंट क्लियर हुए। अब इसके बाद से ओके है कि एनसीईआरटी में कहाँ लिखा है, क्योंकि ये लेक्चर पढ़ने के बाद से आपको ये लगेगा कि हाँ मैं ऊपर से बता दी, कुछ वो नहीं हुआ कि लाइन कहाँ है एनसीईआरटी में। तो इसकी वजह से कहाँ पे क्या लिखा है इसको ये बताना बहुत ज़्यादा नीड है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि एनसीईआरटी में कहाँ लिखा हुआ है। ये जो सारे एक्सपेरिमेंट हमने बताए तो कहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमने बताया क्लोरोफिल इवेंसिबिलिटी के बारे में, CO2 के बारे में, ठीक है ना, क्लोरोफिल और CO2। और सनलाइट वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सनलाइट भी हमको पता ही करनी चाहिए कि कैसे सनलाइट इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला आता है कि जो वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, देखिए यहाँ लिखा हुआ है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जो हमने वेरीगेटेड लीफ हमने पूरा अलग अलग सेपरेट करके बताया, लेकिन इसमें क्या बताया है कि वेरीगेटेड लीफ कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और किस तरीके से, सॉरी वेरीगेटेड लीफ में किस तरीके से CO2 इंपॉर्टेंट है, अरे सॉरी CO2 कह रहा है, क्लोरोफिल। ठीक है, सब पढ़ना तो ठीक है, सारा एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं ये वो, लेकिन हमको ये जानना ज़रूरी है कि एनसीईआरटी में कहाँ लिखा है। हमने जो जो लाइन बोली है वो एनसीईआरटी में कहाँ लिखा है, ये ज़्यादा, तो साथ साथ एनसीईआरटी भी कवर करते जाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा होल चैप्टर जब हम ये लेक्चर कंप्लीट करेंगे ना तो हमारा एनसीईआरटी भी हमारे पेज में पूरा अच्छी तरीके से घुसा रहेगा, और साथ साथ में हमारा लेक्चर का सारा जितना भी हमने इंक्लूड किया है वो सारी चीज़ें भी आती जाएंगी। जो चीज़ें मैंने बता रही हूँ ना, कोई भी चीज़ मैं बाहर से नहीं बता रही, सारी एनसीईआरटी। देखिए जैसे आपको बिलीव नहीं हो रहा तो यहाँ पे देख लीजिए। देखिए सबसे पहले क्लोरोफिल वाला बताया है, क्लोरोफिल किस तरीके से इवेंसिबिलिटी, और फिर CO2। क्लोरोफिल का जो बताया मैंने वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट के उससे बताया, ठीक है ना। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में हमने बताया कि कैसे क्लोरोफिल, जैसे वेरीगेशन आया था, ठीक है, डिफरेंट पार्ट पे, वहाँ पे क्या हो रहा था कि ग्रीन पार्ट ना होने की वजह से वो क्या हो रहा था, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही थी, ठीक है। और इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट और क्लोरोफिल का इवेंट, इसके अलावा एक और है स्लाइड जिसमें हमने बताया कि केवेज के अंदर कैसे डिप्ड करेंगे लीफ को, ठीक है, कैसे लीफ को डिप्ड करेंगे। तो हुआ क्या कि जिस जो पार्ट लीफ को में मतलब उसमें केवेज में डिप्ड किए हैं वो पार्ट में क्या होगा कि वहाँ पे CO2 एब्जॉर्ब वो पार्ट को कर लेगा, और जिस पार्ट में डिप्ड नहीं है जो पार्ट, वहाँ पे CO2 होगा तो वहाँ पे सनलाइट पड़ेगी तो होगा क्या कि फोटोसिंथेसिस होगी। लेकिन जो पार्ट डिप्ड है वहाँ पे क्या होगा कि CO2 क्या पूरी तरीके से केवेज एब्जॉर्ब कर लिया है तो वहाँ पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे केवेज डिप्ड, ये वाले जो हम लोग लाइन बताए, केवेज सॉक्ड कॉटन लेते हैं, फिर उसके बाद से किस तरीके से ये CO2 के इवेंसिबिलिटी को बताया है, ये सारी चीज़ें इस पूरे पैराग्राफ में लिखी है। तो हम ये बताते जा रहे हैं, ये भी साथ साथ में दिखाते जा रहे हैं कि जो हम लेक्चर में जो हम पॉइंट बोल रहे हैं वो कहाँ लिखे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं कुछ अर्लियर एक्सपेरिमेंट में कि अर्लियर एक्सपेरिमेंट किस तरीके से क्या क्या अर्लियर एक्सपेरिमेंट हुए थे। तो सबसे पहला आता है जोसेफ प्रिस्टले। सबसे पहले साइंटिस्ट आते हैं जोसेफ प्रिस्टले। वो किस बताते हैं कि किस तरीके से प्लांट CO2 को लिया था और O2 को रिलीज किया था। उससे क्या हुआ था कि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो प्यूरीफाई किया होता है, ठीक है ना। तो प्लांट किस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को क्या करता है, प्यूरीफाई करता है, हमारे एयर को कैसे किस तरीके से प्यूरीफाई करता है, क्योंकि O2, और साथ साथ में इन्होंने O2 की भी डिस्कवरी की थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने O2 की भी डिस्कवरी की थी। ओके, तो O2 की डिस्कवरी उन्होंने की थी जोसेफ प्रिस्टले साहब ने 1774 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हम लोग याद रखें कि 1774 में जोसेफ प्रिस्टले ने O2 की डिस्कवरी की थी, और साथ में क्या बताया था कि ये जो O2 निकलता है वो क्या करता है, हमारे एयर को क्या करता है, प्यूरीफाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद से आते हैं इंगर हाउस साहब।
इंगरहाउस साहब जो हैं उन्होंने बताया कि प्लांट प्यूरिफाई द एयर इन द प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट। सनलाइट के ही प्रेजेंस में प्लांट प्यूरिफाई, मतलब अगर सनलाइट रहेगी नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो O2 रिलीज नहीं होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि प्लांट, जब हम लोग ये वाले CO2 प्लस H2O, ठीक है ना, C6H12O6 पढ़ रहे थे, C6H12 और O6 पढ़ रहे थे, तो वो क्या रहता है, साथ साथ में क्या कर रहे थे, O2 भी रिलीज हो रही थी। तो ये क्या करता है, ये हमारे इन्वायरमेंट को प्यूरिफाई करता है। और इसमें क्या हमको चाहिए, सनलाइट चाहिए, तो सनलाइट नीड होगी तभी क्या होगा कि प्लांट क्या करेगा, प्यूरिफाई करेगा एयर को, ठीक है ना। और दूसरा हाइड्रोलिटिक जो वो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, O2 के बबल्स, मतलब उनके प्लांट के इर्द गिर्द देखेंगे तो बहुत सारे O2 के बबल्स होते हैं, ठीक है। O2 के बबल्स होते हैं जो कि क्या बताते हैं, जो कि ये बताते हैं कि जो प्लांट है वो O2 रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो हाइड्रोलिटिक प्लांट होते हैं, होता क्या है कि उनके इर्द गिर्द क्या होता है, बहुत सारे O2 के बबल्स होते हैं, ठीक है। तो उससे क्या पता चलता है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस O2 रिलीज हो रही है। तो दो चीज़ें इंगरहाउस ने बताई है कि O2 के बबल्स होते हैं प्लांट के इर्द गिर्द में, और दूसरी चीज़ क्या बताई है कि प्लांट जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में ही O2 को रिलीज करते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं जूलियन बॉर्न-सैक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट दिए थे। इन्होंने बताया था कि किस तरीके से प्लांट जो है वो क्या करता है, प्लांट जो है शुगर का फॉर्मेशन, मतलब सुक्रोज का फॉर्मेशन किस तरीके से करता है, स्टार्च का फॉर्मेशन किस तरीके से करता है, ये प्लांट इसमें बताया था। इन्होंने दो चीज़ें बताई थी। एक किया था कि सनलाइट किस तरीके से सनलाइट एक्सपोज किया जाता है, किसमें, ग्रीन पार्ट पे। ग्रीन पार्ट पे जब हम सनलाइट एक्सपोज करते हैं तो होता क्या है कि वो ग्रीन पार्ट में क्या होता है कि वो जो लीफ होती है उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, वहाँ फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस जिसको अभी हम पढ़ेंगे, लाइट रिएक्शन क्या होता है, डार्क रिएक्शन, अभी वो सब चीज़ें अभी आप क्लियर नहीं हो रही होंगी, लेकिन ये इतना जान लीजिए कि ग्रीन पार्ट पे जब सनलाइट एक्सपोज होती है तो होता क्या है, वहाँ फोटोसिंथेसिस होती है, और वो भी किस में होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। और वहाँ क्या होता है कि तब O2 रिलीज होती है जब फोटोसिंथेसिस होती है, तो और स्टार्च का फॉर्मेशन, C6H12O6 का फॉर्मेशन हम बता रहे हैं ना, तो स्टार्च का फॉर्मेशन हो रहा है और साथ में O2 रिलीज हो रही है। तो जो स्टार्च का फॉर्मेशन हो रहा है ये बताने वाले साइंटिस्ट जो थे वो कौन थे, वो थे हमारे जूलियन बॉर्न-सैक, ठीक है। तो जूलियन बॉर्न-सैक ने क्या बताया था कि O2 रिलीज होती है और साथ में स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो हमने 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लिया। सबसे पहला प्रिस्टले साहब जिसने O2 की डिस्कवरी की और साथ में बताया है कि प्लांट प्यूरिफाई करता है एयर को। दूसरा हमने इंगरहाउस के बारे में पता किया। उन्होंने क्या बताया कि प्लांट जो होते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में ही O2 को रिलीज करते हैं। दूसरी चीज़ क्या बताया कि जो हाइड्रोलिटिक प्लांट होते हैं वो अपने इर्द गिर्द क्या करते हैं, O2 को रिलीज करते हैं, ठीक है। तीसरा हमने साइंटिस्ट के नाम पढ़े, जूलियन बॉर्न-सैक। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि किस तरीके से मतलब स्टार्च का भी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस स्टार्च का भी फॉर्मेशन होता है, ओके। एंड उसके साथ साथ O2 का भी फॉर्मेशन होता है, ये जो है सैक ने बताया, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर बात करें नेक्स्ट साइंटिस्ट की, इनमें 2 4 5 साइंटिस्ट हैं जो कि बहुत आते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं TW इंगलमैन, ठीक है। TW इंगलमैन ने बताया था कि किस तरीके से जो सनलाइट होती है वो क्वालिटेटिवली इंपॉर्टेंट होती है एंड क्वांटिटेटिवली। उन्होंने ये बस जो हम पॉइंट बोलते जा रहे हैं ना, ये पॉइंट नोट्स में लिख लीजिए या फिर ये चीज़ बस रिमेंबर में रखिए ताकि आपके हर क्वेश्चन निकलते जाएंगे। इसमें क्या बहुत ज़्यादा डीपली कुछ भी NCERT में नहीं दिया हुआ है, बस यही दिया हुआ है क्या क्या कॉन्सेप्ट किसने किसने बताया था, आपका हर क्वेश्चन निकल जाएगा इससे। इतना आप अगर ज्ञान रख लेते हो, इतना ज़्यादा अगर आप अपने दिमाग में रखते हो जितना मैं बोल रही हूँ और जितना मैं ये सारे मेरे नोट्स में है, तो सारे चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इंगलमैन ने, तो इंगलमैन ने बताया था, TW इंगलमैन ने एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था और साथ साथ में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था, ठीक है ना। उन्होंने 2 चीज़ों के बारे में बताया था, याद रखिएगा। इनका बेसिस था क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, सनलाइट की कितनी क्वालिटी पड़ रही है और कितनी क्वांटिटी पड़ रही है, ठीक है ना। सनलाइट की क्वालिटी का मतलब होता है, मतलब 680 के रिजोल्यूशन का होता है, 700 का होता है NM का, ठीक है ना। तो जो 680 और 700 NM की जो लाइट है, तो ये क्वांटिटेटिव कितनी क्वांटिटी में पड़ रही है, इसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है ना। इसके बेसिस पे 2 चीज़ें थी, एक एक्शन स्पेक्ट्रम बताया था और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बताया था।
ठीक है ना। उसके बाद से आता है मिड 90 सेंचुरी के बाद। मिड 90 सेंचुरी मतलब कि लगभग 90 सेंचुरी मतलब 1950 के दौरान, ठीक है। मिड 90 सेंचुरी के में क्या हुआ था कि इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस दी गई थी, ठीक है। मिड 90 सेंचुरी में हुआ क्या था कि इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस दी गई थी, ठीक है। अब हुआ क्या कि इसमें क्या हुआ कि इस इक्वेशन में अगर हम नॉर्मल लेके हम इसमें बताते हैं तो होगा क्या कि इसमें जैसे अगर हम बात करें तो NCO2, ठीक है, NCO2 प्लस NH2O, ठीक है, मिलके, ठीक है, जो जैसे कार्बोहाइड्रेट का अगर हम फॉर्मूला देखेंगे ना तो उस समय कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला एक ऐसे करके CH2, ठीक है ना, पावर 4 N, ठीक है ना। इसके फॉर्मूला में दिया था NO2 से O2 रिलीज हो रही है, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन मिड 1950 के मतलब 1950 के लगभग मिड 90 सेंचुरीज में ये इक्वेशन आई थी, ठीक है ना, जो कि एंड टर्म में इसलिए दिया जा रहा है कि कितने भी मोल हो सकते हैं, ठीक है। CO2 के भी कितने भी मोल हो सकते हैं, मतलब उस हिसाब से जैसे मान लीजिए कि 4 मोल CO2 के हैं तो 4 H2O के हैं, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, तो इस तरीके से। तो उन लोग को ये कन्फ्यूज़न था कि जो O2 है, क्योंकि ये भी NO2 आ रहा है, ठीक है, अगर देखें, ठीक है ना, ये भी NO2 आ रहा है और ये भी NCO2, तो उनको ये लगा कि जितने CO2 के मोल हैं उतने O2 के मोल हैं, ठीक है। तो उन लोगों को लगा मिड 90 सेंचुरी में कि जो CO2 के मोल जितने हैं उतने ही O2 के मोल हैं, इसका मतलब जो ऑक्सीजन निकल रही है, रिलीज हो रही है, वो CO2 से आ रही है। ये बहुत बड़ी गलती थी उनका ये मानना, ठीक है ना, कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो क्या हो रही है, वो CO2 से रिलीज हो रही है, ना कि इसे वाटर से रिलीज हो रही है, क्योंकि जितने मोल CO2 के हैं उतने मोल O2 के हैं। और उन लोग को ये लगा कि हाँ ठीक है, जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो NCO2 मतलब कि CO2 से रिलीज हो रही है। अब इसको प्रूफ करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए कि जो CO2 से ऑक्सीजन नहीं निकल रही है बल्कि वाटर से रिलीज हो रही है। अब ये कैसे प्रूफ हुआ, ये सारी चीज़ें हम एक एक 1 बाय 1 हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, एक आए साइंटिस्ट वॉन नेल, ठीक है, वॉन नेल जो साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, वॉन नेल ने बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कराया। बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस क्या होता है? बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि उन्होंने 6 CO2 का मोल लिया था, ठीक है ना, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस 6 CO2, और वहाँ पे वाटर नहीं था, सॉरी वहाँ पे वाटर नहीं था, वहाँ पे H2S था, ठीक है ना। बैक्टीरिया में ये होता है ऐसे, बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस होती है बैक्टीरिया में, ठीक है ना, बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस में 6 CO2 और H2O लिया तो फॉर्मेशन C6H12O6 का तो हुआ, ठीक है ना, C6H12O6 का हुआ, प्लस में यहाँ से क्या हुई, सल्फर रिलीज हो रही है। अब ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग हुआ कि अरे ये तो O2 रिलीज होनी चाहिए, अगर मतलब CO2 से आया है, CO2 से अगर ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है तो O2 रिलीज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है, सल्फर रिलीज हो रहा है। तो क्या बेसिकली क्या बता रहा है कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है या सल्फर रिलीज हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो H2O या H2S से आ रहा है, ठीक है ना। तो सेम चीज़ें, सेम क्राइटेरिया हमारे जब नॉर्मल फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन में लगती हैं तो 6 CO2 प्लस 6 H2S और 6 H2O, वहाँ पे H2O हो जाएगा तो C6H12O6। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे बेसिकली O2 रिएक्ट होता है। तो वो ये बताने की वॉन नेल कोशिश किए कि जो ऑक्सीजन निकल रहा है वो H2O से निकल रहा है, CO2 से नहीं निकल रहा है। आपकी ये सब गलत फहमी है कि आप लोग जो सोच रहे हैं कि CO2 से ऑक्सीजन निकल रहा है, वो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारे कौन बताया, वॉन नेल, ठीक है ना। तो अभी हम सारे साइंटिस्ट को एक जगह कंबाइन करके एक समरी के फॉर्म में आपको बता देंगे, ताकि आपके रिमेंबर, हम बताएं ना कि जब भी चैप्टर पढ़िए तो वो एक दिमाग में समरी रखिए कि हाँ इसके बाद मैंने ये पढ़ा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट करेगी पूरे चैप्टर को पढ़ने में, ठीक है ना। एक समराइज वे में आपके दिमाग में फीड रहना चाहिए हमेशा, ओके। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, ओके, तो यहाँ पे हाँ, वॉन नेल का ये एक्सपेरिमेंट, ये चीज़ क्लियर हुआ, ये समझ में आ गया। अब अभी भी लोग को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था, अभी भी लोग मानने के तैयार नहीं थे, अभी भी लोगों को ये लग रहा था कि हाँ पता नहीं सही कह रहे हैं कि नहीं। जैसे होता क्या है ना,
एक लोग कोई बोले तो उनका सब लोग सपोर्ट करने के लिए नहीं होते हैं। तो जब वही चीज़ को 50 लोग बोलने लगे तो सब लोग मानने लगेंगे, ठीक है ना। एक लोगों का लगता है अरे चलो ठीक है, पता नहीं सही होगा कि नहीं सही होगा, तो वही चीज़ को अगर 1000 लोग मिल के बोलने लगे तो कि हाँ यही है, तो होता क्या है कि हाँ ये इतने लोग बोल रहे हैं, इसका मतलब कि ज़्यादा इसमें कोई मतलब कुछ तो बात सही होगी ना। तो उसी तरीके से फिर एक नए साइंटिस्ट ने उन्होंने इस पर वो किया, ठीक है इसको हम ऐसा करते हैं, रूबिन का हम अपने से देखते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ, उन साइंटिस्ट का नाम था रूबिन। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया, ये हम बता दे रहे हैं कि हम एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में आया हुआ है इसलिए हमने बता रही हूँ मैं। रूबिन एंड कैमन, ठीक है। रूबिन एंड कैमन ने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या किया, रेडिएक्टिव ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है। रेडिएक्टिव ऑक्सीजन लेने के बाद से, और एक जो है जो CO2 का जो ऑक्सीजन था उसको रेडिएक्टिव ले लिया, और जो H2O था उसको रेडिएक्टिव नहीं लिया, ठीक है। तो जो फॉर्मेशन हो रहा था C6H12O6 का, और यहाँ से O2 रिलीज हो रहा था, तो वो भी रेडिएक्टिव नहीं हुआ। तो उन लोगों को ये क्लियर हुआ कि जो CO2 का ऑक्सीजन है ये रेडिएक्टिव हो गया, लेकिन ये रेडिएक्टिव ऑक्सीजन जो रिलीज हो रहा था वो रेडिएक्टिव नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हो रहा है, वाटर से क्या हो रहा है, वाटर से रिलीज हो रहा है O2। इसका यही मतलब हुआ ना कि क्योंकि CO2 रेडिएक्टिव है तो इसको भी रेडिएक्टिव होना चाहिए अगर CO2 से रिलीज हो रहा है तो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब है कि वाटर से ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। तो बेसिकली वॉन मिल्स या फिर रूबिन एंड कैमन सबका मेन मकसद क्या था, बताना कि जो ऑक्सीजन है वो CO2 से रिलीज नहीं हो रही है, वाटर से रिलीज हो रही है। फाइनली हमें ऐसा लगता है ये सारे साइंटिस्ट कंप्लीट भी हो गए, और एक बार पूरा हम लोग समराइज वे में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, तो मज़ा आएगा। तो सबसे पहले साइंटिस्ट हमने क्या पढ़ा, वो 3 एक्सपेरिमेंट हटा दो, ठीक है ना। वो 3 एक्सपेरिमेंट जो हमने बताया, लीफ वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट और जो हाफ कवर लीफ, वो सब अभी हटा दो। जो अर्लियर एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। वो सारे एक बार एक जगह साइंटिस्ट लिख लेते हैं और क्या क्या बोले हैं फटाफट से, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट थे वो थे प्रिस्ले साहब, ठीक है ना। सबसे पहले साइंटिस्ट थे प्रिस्ले, ठीक है ना। प्रिस्ले साहब ने बताया था कि O2 क्या होती है। O2 बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब O2 रिलीज होती है प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान, और O2 की डिस्कवरी बेसिकली की थी 1774 में, ठीक है ना। तो प्रिस्ले का है। फिर दूसरा जो एक्सपेरिमेंट आया वो उनका आया, क्या बोलते हैं, इंगरहाउस साहब का, ठीक है ना। इंगरहाउस साहब ने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि सनलाइट का यूज़ करके ही फोटोसिंथेसिस होती है और O2 रिलीज होती है, और जो हाइड्रोलिटिक प्लांट होते हैं उनके इर्द गिर्द में क्या होते हैं, O2 के बबल्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये दूसरे आए इंगरहाउस, ठीक है ना। अब तीसरे साइंटिस्ट कौन आए, तीसरे साइंटिस्ट कौन थे, जूलियन वॉन सैक। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जो फोटोसिंथेसिस तो होती है उसके साथ साथ में C6H12O6 मतलब ग्लूकोज का, स्टार्च का भी फॉर्मेशन होता है, ओके। तो O2 का भी फॉर्मेशन होता है प्लस स्टार्च का भी फॉर्मेशन होता है, उन्होंने बताया, ओके। तो जूलियन वॉन सैक आते हैं तीसरे साइंटिस्ट, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें चौथे साइंटिस्ट कौन थे, चौथे साइंटिस्ट थे इंगलमैन साहब। वो इंगरहाउस थे और ये इंगलमैन थे। इन्होंने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और क्या बताया, एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया, ठीक है ना। ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है, मैं बताऊंगी, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाइए, वो पूरा एनसीईआरटी के ग्राफ के साथ ही मैं इसको क्लियर करूँगी, ओके। तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। इन्होंने किसने बताया, सनलाइट के क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, मतलब कितनी क्वालिटी पड़ेगी कितनी क्वांटिटी पड़ेगी, उसके बेसिस पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में इंगलमैन साहब ने बताया, TW इंगलमैन। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं, ये कंप्लीट हुई। फिर एक और साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, एक और साइंटिस्ट थे। अब ये जो है इंगलमैन साहब का, इनका एक हम जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हम थोड़ा सा और बता देते हैं इनके बारे में। इन्होंने क्या किया था कि बैक्टीरिया, क्लैडोफोर बैक्टीरिया में हुआ था, क्लैडोफोरा पे हुआ क्या था कि जो सनलाइट एक्सपोज कर रहे थे तो 680 और 700 दो तरीके के सनलाइट के वेवलेंथ थे, ठीक है ना। तो जहाँ 680 के थे और जहाँ 700
ठीक है ना, दो तरह के वेवलेंथ। और जहाँ पे रेड लाइट थी और जहाँ पे ब्लू लाइट थी, मतलब जैसे सनलाइट ऐसे पड़े तो सनलाइट का जो विबग्योर फॉर्म है, विबग्योर फॉर्म ऐसे आएगा, तो विबग्योर फॉर्म का जो रेड लाइट है और जो ब्लू लाइट है वहाँ सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही थी, ठीक है ना। ये क्लैडोफोरा और बैक्टीरिया का वो हुआ था, एक्सपेरिमेंट था, ठीक है ना। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बस इतना याद इसमें रखना है कि जो इंगरहाउस का ये जो इंगलमैन का ये जो TW इंगलमैन का था, इसने क्लैडोफोरा पे एक्सपेरिमेंट किए थे और साथ में इन्होंने देखा कि रेड लाइट और ब्लू लाइट के रीजन में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है। आई थिंक क्लियर, ओके कूल। फिर नेक्स्ट ये हो गया इंगलमैन साहब का। फिर मिड 90 सेंचुरी में कौन आए? मिड 90 सेंचुरी में हमारे एक जो O2 की डिस्कवरी, जो ये बताते हैं कि CO2 से रिलीज नहीं होता है, ठीक है ना, CO2 से रिलीज नहीं होता है बल्कि क्या होता है, H2O से O2 रिलीज होता है, ठीक है ना। ये बताने के लिए हमारे नील साहब है, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा मैं लिख दे रही हूँ ताकि आपको साइंटिस्ट सब एक जगह, आपको ऐसे आप भी एक जगह पूरे साइंटिस्ट का एक जगह आप चार्ट बना के या फिर बोल सकते हैं कि समराइज फॉर्म करके लिख सकते हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद से हमने एक और बताया रूबेन साहब को, रूबेन और क्या नाम था उनका, रूबेन एंड कैमन, ओके। ये सारे साइंटिस्ट, ओके, सारे साइंटिस्ट को आप एक जगह करके लर्न कर लेना। और क्या क्या बताया है रूबेन, और यही बताया है, ये जो है रेडियो एक्टिव का बताए थे, और ये जो है ये बताए थे कि वही चीज़ दोनों का सेम ही एक्सपेरिमेंट था, मतलब कि एक जब रेडियो एक्टिव का यूज़ कर लिया था और एक डायरेक्ट H2S के फॉर्म पे बताया था कि जो सल्फर रिलीज बैक्टीरिया होती है, फोटोसिंथेसिस करती हैं तो सल्फर रिलीज हो रहा है, इसका मतलब H2S जो है H2S से सल्फर रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें लगता है ये क्लियर है, ये सारे एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आई थिंक क्लियर है ना। नेक्स्ट